जंग हो रही है यूक्रेन में, लेकिन बाल्टिक देशों में एक एस्टोनिया की 500 महिलाएं पुतिन के खिलाफ हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। आखिर एस्टोनिया की महिलाओं को पुतिन से क्यों डर लग रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। ये बर्बादी, ये तबाही, ये झुलसती इमारतें, ये सुलगते मैदान, ये बमों से बिखरे स्कूल, ये बारूद की भेंट चढ़े अस्पताल, और पलायन को मजबूर लाखों लोग। ये तस्वीरें अब रूस और यूक्रेन से सटे बाल्टिक देशों को डराने लगी हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, रूस से सटे इन देशों में बारूद की दुर्गंध का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर हुआ है। बिलखते बच्चों के रोने की आवाजों ने बाल्टिक देशों की महिलाओं को सावधान कर दिया है। मृत बच्चों की याद में रखे लवीव शहर के इन खाली स्ट्रोलर्स ने भी बाल्टिक देशों की महिलाओं को झकझोर दिया है। अब हालात इस मोड़ पर हैं कि आज यूक्रेन के साथ जो हो रहा है, कल इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन के इरादों की भनक बाल्टिक देशों की महिलाओं को लग गई है। यहाँ की महिलाएं जान गई हैं कि जो हाल 2014 में क्रीमिया का हुआ था, जो हाल 2022 में यूक्रेन का हुआ, अब अगला नंबर बाल्टिक देशों का है। सबसे पहले बात करते हैं एस्टोनिया की, जिसके उत्तर में फिनलैंड खाड़ी है, पश्चिम में बाल्टिक सागर है, दक्षिण में लातविया और पूर्व में इसकी सीमाएं रूस से मिलती हैं। और ये कारण काफी है इनकी बर्बादी के लिए। यही वजह है कि एस्टोनिया की आम महिलाओं ने जंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। इन महिलाओं में कोई माँ है, कोई घरेलू है, कोई कामकाजी है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। लेकिन अब ये सब एस्टोनिया की महिलाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि यूक्रेन जैसा खतरा सिर पर मंडरा रहा है। Or that if I'm needed, if I need to actually fight, I will fight. 500 new applicants have signed up since the start of the conflict. Tensions are high in the Baltic states, once ruled from Moscow. यहाँ इस वक्त 500 से ज्यादा महिलाओं ने जंग की ट्रेनिंग के लिए आवेदन दिया है, ताकि मुसीबत के वक्त ये अपने परिवार, अपने देश की हिफाजत करने में पीछे ना रहें। Most of us in Baltic are living right now in frightening situation because it's just not normal what's going on, and we have to prepare. I think I just can't sit and wait to see if something happens. The training is taking place a few miles away from an airbase where NATO allies' planes are deployed. Unlike Ukraine, the Baltic states are part of the organization. NATO's treaty states other members will help them if they're attacked. Estonia's prime minister has said the country is not feeling a direct military threat. But the volunteer group's deputy chair, Helen Alas, says it's better to be safe than sorry. इनकी मदद करने के लिए नेटो ने भी अपने जवानों को यहाँ भेज दिया है। वो अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ यहाँ तैनात हो गए हैं। हालांकि एस्टोनिया की प्रधानमंत्री को लगता है कि फिलहाल तो सीधा कोई खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे हालात हैं उसको देखते हुए तैयार रहने में क्या हर्ज है। You are either prepared and you know what to do, and it's much safer and much more useful if you know how to act in different crises, even if it's an armed conflict. She's among the women here who say they're not leaving anything to chance. एस्टोनिया की महिलाओं में जंग को लेकर बड़ी जागरूकता इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखी गई थी।
I never realized that I have this inner urge to protect my country. आइए आपको बताते हैं कि एस्टोनिया की महिलाओं की इस जागरूकता का कारण क्या है। एस्टोनिया पर खतरा क्यों है? 1940-41 में यहाँ रूस का कब्जा था। 1941-1944 में जर्मनी ने कब्जा कर लिया। फिर 1944 से 1991 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा। अगस्त 1991 में जाकर इसे स्वतंत्र देश का तमगा मिला। मई 2004 में ये देश यूरोपीय संघ में शामिल हुआ। मई 2004 में नेटो का सदस्य बना। फिर क्योटो प्रोटोकॉल में भी शामिल हुआ। साफ है, यूरोपीय संघ में और नेटो में एस्टोनिया का शामिल होना, ये दोनों बातें अखंड रूस का सपना संजोए व्लादिमीर पुतिन की महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ी रुकावट है। यूक्रेन को बर्बाद करने के बाद का प्लान जब से लीक हुआ है, एस्टोनिया की महिलाएं जंग की ट्रेनिंग लेने के लिए मजबूर हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जंग के 28 दिन हो चुके हैं। 28 दिन का अपडेट आपको दे दें। रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। जंग के बीच अमेरिका और रूस में जुबानी वार पलटवार भी जारी है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने जिस मकसद के साथ यूक्रेन जंग शुरू की थी वो उसे हासिल करने में नाकाम रहा है। हालांकि इस नाकामी के बावजूद ये युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा। रूस का जवाब बता दें, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, ये उसका कहना है। आइए आपको बताते हैं जंग का आज का अपडेट क्या है। 28वें दिन का अपडेट। जर्मन चांसलर ने बायोलॉजिकल केमिकल वेपन रोकने के लिए कहा है। इमरान खान की मुस्लिम देशों और चीन से यूक्रेन की मदद की अपील सामने आई है। जंग में अब तक 121 बच्चे मारे गए हैं। वहीं आपको बताते हैं 167 बच्चे घायल हुए हैं। अमेरिका और सहयोगी देशों की रूस को G20 से बाहर करने की मुहिम भी अब रंग ला रही है। जेलेंस्की का गुरुवार को स्वीडन की संसद में वर्चुअल संबोधन है। जेलेंस्की ने जापानी संसद को संबोधित भी किया। यूक्रेन के फोटो पत्रकार मैक्सिम लेविन के गायब होने की खबर है। अमेरिका यूक्रेन को सोवियत निर्मित एयर डिफेंस वेपन दे रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इधर रूस ने कहा है कि अगर खतरा महसूस हुआ तो परमाणु हमला करने से वो नहीं हिचकिचाएगा। अमेरिका ने कहा है कि परमाणु शक्ति का इस्तेमाल गैर जिम्मेदाराना होगा। जेलेंस्की ने कहा है कि संवाद से समाधान नहीं तो फिर तीसरा विश्व युद्ध तय समझ लीजिए। यानी कि ये युद्ध जो है अब एक बहुत गलत और विध्वंसक दिशा में जा रहा है। रूस ने परमाणु बम की खुली चेतावनी दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने CNN से बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो परमाणु हमला करेंगे। सिद्धांतों के अनुसार परमाणु हमला किया जा सकता है। होस्ट क्रिस्टियन ने पूछा था परमाणु हमले पर सवाल, जिसके जवाब में ये कहा गया कि अस्तित्व पर खतरा हुआ तो फिर हम हमला कर सकते हैं। 28 फरवरी से रूसी परमाणु बल हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। अमेरिका ने कहा है कि रूस की बयानबाजी खतरनाक है, ये जिम्मेदार परमाणु शक्ति के काम करने का तरीका नहीं है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बयान जारी किया है। परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। मॉस्को खतरनाक बयानबाजी से बाज आ जाए, ये साफ तौर पर अमेरिका का कहना है। और अब बात करते हैं मरियापोल की, जिसे दुनिया के बर्फीले नर्क का तमगा मिला है। Merely apart and same walls without bursting into tears. This was my home. This was my friend. This was my dog. This was my car. This was my job. And this was my father. And this was my daughter. The millions and millions of fresh wounds are bleeding
with that walls. Russia has drowned Ukraine in tears and blood and children corpses. But there is one thing Russia doesn't get. Was is the word that describes its life. And we Ukrainians already know what will come next. We will win. And there will be new houses. There will be new cities. There will be new dreams. There will be a new story. There will be, there's no doubt. And those we've lost will be remembered. And we will sing again. And we will celebrate anew. Yes, Ukraine was beautiful. But now it will become great. Great Ukraine. आपको बता दें, मरियापोल जो है वो दुनिया का नया नर्क बन चुका है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में लोग जिंदगी के सबसे बुरे दिनों का सामना कर रहे हैं। पुतिन की सेना ने मरियापोल शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया है। खबर के मुताबिक इस बर्बाद शहर के बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। आइए आपको मैप पर दिखाते हैं किस तरीके से ये शहर जो है, ये देखिए मरियापोल, और ये पूरा का पूरा शहर जो है वो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये जो आपको लाल बिंदियां दिखाई दे रही हैं, ये पूरी तरह से बर्बाद और खंडहर में तब्दील हो चुका है ये हिस्सा इस पूरे शहर का। ह्यूमन राइट वॉच के मुताबिक यूक्रेन का शहर मरियापोल बन चुका है दुनिया का नया नर्क। ये है मरियापोल, देखिए उसका नक्शा वहां, और उसके बाद ये शॉट देखिए मरियापोल का, जहां जहां आपको लाल निशान दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, ये निशान जो हैं वो बर्बादी और तबाही की कहानी कह रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे मरियापोल में लाल निशान लगे हुए हैं। ये इस शहर को बताते हैं कि कहां कहां से ये बर्बाद हो चुका है। इस तस्वीर में आपको हरा निशान, यानी कि ये जो आपको हल्के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये राख दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा मरियापोल शहर जो है वो तबाह हो चुका है रूसी हमले में। अब आपको मरियापोल की इस एरियल तस्वीर को देखना चाहिए। पूरे शहर में सिर्फ आग ही आग है, धुआं ही धुआं है। रूस ने इतने बम गिराए यहां पर कि शहर में सिर्फ धुआं ही धुआं उठ रहा है। ये एरियल शॉट है मरियापोल का, कहीं धुआं आपको दिखाई दे रहा है और ये जो काला काला दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से राख के ढेर हैं। ये हालत ये हो गई है कि प्यासे बच्चे रेडिएटर का पानी पीने और मरे हुए कुत्तों को खाने के लिए मजबूर हैं। पिछले बुधवार को रूस ने मरियापोल के एक थिएटर पर बम गिरा दिया था, जिसमें महिलाओं समेत बच्चों समेत करीब 1200 लोगों के छिपे होने की खबर थी। मरियापोल सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रहा है। रूसी हमले में मरियापोल का शहर जो है वो 90% तक तबाह हो चुका है। रूसी बमबारी से खंडहर में तब्दील हुआ मरियापोल, करीब 2.5 लाख लोगों ने इसके बाद इस शहर को छोड़ दिया है। विमान के कैमरे में मरियापोल की तबाही दिखाई दी है। मरियापोल की गलियां रूसी हमले के बाद वीरान हो चुकी हैं। ये देखिए, बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था मरियापोल, जो अब पूरी तरह से खंडहर और राख में तब्दील हो चुका है। मरियापोल दुनिया का नया नर्क के नाम से अब मशहूर हो रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया है, लाशों और मलबे से भरा एक बर्फीला नर्क इसे बताया है। यूक्रेन का मरियापोल बन चुका है नर्क। भूखे लोग आवारा कुत्ते खा रहे हैं, प्यासे बच्चे रेडिएटर का पानी पी रहे हैं। डिहाइड्रेशन से 3 बच्चों की मौत की खबर आई है। बेसमेंट में छिपे लोग वहीं मरने को मजबूर हैं और मारे भी जा रहे हैं। यूक्रेनी महिलाओं के शोषण की भी इस बीच खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप है। आरोप यह है कि रूस पर व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। रूस का हॉस्टेमेल इरपिन पर फास्फोरस बम से हमला हुआ है। 22 मार्च की रात को रूस ने फास्फोरस बमों से हमला किया। जिनेवा कन्वेंशन में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल रूस लगातार कर रहा है, जो जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, जिसमें इस तरह के हमलों पर बैन है।
रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान फास्फोरस बम से हमला किया गया। इस हमले में कितना नुकसान पहुंचा है, उसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। घातक तरीके से रूस अब यूक्रेन पर हमलावर है और उसी के चलते वो सारी हदें पार करते हुए फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस का मिशन बक शुरू हो चुका है। जी हां, रूस ने बॉर्डर में बक मिसाइल तैनात की है। यूक्रेन पर और तेज होंगे रूस की सेना के हमले। बक मिसाइल अब नया हथियार। बक मिसाइल 72,000 फीट तक वार करने में सक्षम है। 5,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है बक मिसाइल। 90 से 95% मारक क्षमता से लैस है ये मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। पल पल का अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देहरादून में भव्य शपथ ग्रहण में पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण में पहुंचने का सीधा मतलब है कि केंद्र और राज्य मिलकर सूबे में विकास की गंगा बहाएंगे। धामी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सतपाल महाराज भी शामिल रहे। दोबारा सीएम बनने से पहले धामी ने सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की थी और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने कहा था कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अहम है। अब सवाल उठता है कि सीएम धामी राज्य में कब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगले 10 साल उत्तराखंड के विकास के हैं। हर मोर्चे पर उत्तराखंड को बस आगे रखना है। श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी। शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों से हमारे संवाददाता रोहित सोनी ने बात की। प्रधानमंत्री जी ने आज शपथ दिलाई सबको और निश्चित रूप में 9 रत्न चुने हैं और हम लोग बड़ी तेजी से काम करेंगे और हमारा पूरा अभियान ये होगा कि एक तो बेरोजगारी दूर हो, दूसरा उत्तराखंड जो है विंटर डेस्टिनेशन और समर डेस्टिनेशन बने, ताकि यहाँ पर पर्यटन से जो है जो हमको सर्विस प्रोवाइडर हमारे स्टेट बनेगी तो हम सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप में अपने हमारे दृष्टिपत्र में सब चीज़ अंकित हैं और उसी को साकार करने का प्रयास किए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सौरभ बहुगुणा, जो पहली बार मंत्रिमंडल पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि कैबिनेट में आपको जगह मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, क्या कुछ विकास कार्य रहेंगे? आपके क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस तरह से निवारण करेंगे? अब आज ये शपथ ग्रहण खत्म हुआ है, कल से बैठ के पूरा एक प्लानिंग करके और जो हमारे घोषणा पत्र है सरकार का उसको किस तरीके से लागू किया जा सकता है, क्या रोड मैप यहाँ से जाएगा, तो कल सारे जब हम लोग एक साथ बैठेंगे, कल 11 बजे शायद हमारी कैबिनेट की बैठक है, उसमें सारे चर्चा किए जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको इन 5 साल में जिस भावना के साथ उत्तराखंड में एक मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की 2/3 की सरकार माननीय हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बनाई है, उस भावना को हम उस भावना का कदर करते हुए हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकती है और तमाम रोड मैप जो तैयार किए गए हैं, इसके चलते ही बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई है, जिसका आने वाले 5 सालों में जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरामैन सौरभ साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज देहरादून। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, इनसे बात करेंगे। सर, शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, क्या कहेंगे सर? बहुत शानदार सरकार 2/3 मेजोरिटी से हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया। आज हमारी सरकार का पूरा गठन हो गया, अब विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। मदन कौशिक जी का साथ कहना है कि जो धामी सरकार में फिर से मुख्यमंत्री धामी बने हैं और विकास कार्यों को गति मिलेगी। कैमरा क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। लेकिन जागते रहो कि आज के एडिशन में बस इतना ही। अब कल रात 9 बजे खबरें और खबरों के पीछे की खबरों को लेकर के आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।